Good morning, students. Today's subject is legal ethics, in which I'll discuss with you the other powers and functions of the Bar Council of India. I believe this is a last topic of this very long topic I have opted for you, the powers and functions of the Bar Council of India. In my next lecture, I'll discuss with you the powers and the functions of the State Bar Council of India. So, of course, there are many powers, but most of the powers are the same in BCI and the State Bar Council. The difference is only to constitute the committees and the members and the durations of the committees, right? So today I'm going to finish up this topic by the last power that concluded by me, the other powers and functions, right? So what are the other powers and functions? The Bar Council of India may, if it is satisfied that any state bar council is in need of funds for the purpose of performing its functions under the Advocates Act, give such financial assistance as it deems fit to the Bar Council by way of grant or otherwise. देखिए, अदर फंक्शंस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ है वो आती है कि किस प्रकार बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो अधिवक्ताओं के कार्यों और उनकी आवश्यकताओं के लिए उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए जो है किस प्रकार से फंड इकट्ठा करेगी, इसके बारे में भी बीसीआई को पावर है। तो इसके लिए वो ग्रांट्स मतलब अनुदान या चंदा डोनेशंस ले सकती है और अपना एक फ़ंड जनरेट कर सकती है जिसके थ्रू एडवोकेट्स की कार्यप्रणाली को सुधारा जा सकता है और उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जा सकती है, right? Next is where any country is specified by the central government in this behalf by notification in the official gazette prevents citizens of India from practicing the profession of law or subject them to unfair discrimination in that country. No subject of any such country shall be entitled to practice the profession of law in India. देखिए, बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर है, अगर भारत सरकार ने भारत के राजपत्र के थ्रू ये घोषणा की हुई है कि क्या घोषणा की हुई है, अगर ये घोषणा की हुई है कि किसी अगर देश विशेष के लोगों को या वहाँ से अगर कोई लॉ करके आता है तो उसे भारत में जो है वो लीगल प्रैक्टिस का अधिकार नहीं होगा, तो ऐसे व्यक्ति को लीगल प्रोफेशन में एनरोल नहीं किया जाएगा जब तक कि इसके बारे में स्पेशल गजट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू नहीं किया हो। इसके लिए क्या पावर है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को? यहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में प्रेस्क्राइब द कंडीशंस इफ एनी सब्जेक्ट टू विच फॉरेन क्वालिफिकेशन इन लॉ ऑब्टेन्ड बाय पर्सन्स अदर देन सिटीजन ऑफ इंडिया शैल बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द पर्पज ऑफ एडमिशन एज एन एडवोकेट अंडर दिस एक्ट। इस विषय में अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भारत सरकार के कंसल्टेशन के साथ विदेशी जो विधि की जो डिग्री है लॉ के क्षेत्र में, अगर किसी ने बाहर से कोई डिग्री लेकर आया है और वो भारत का नागरिक नहीं है लेकिन वो भारत में प्रैक्टिस करना चाहता है, तो उसके लिए भी बीसीआई ने स्पेशल प्रोविज़न्स बनाए हुए हैं, स्पेशल रूल्स हैं जो भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं कि उन्हें किस कंडीशंस को पूरा किन किन कंडीशंस में उन्हें भारत में प्रैक्टिस करने की इजाज़त दी जा सकती है, ठीक है। द नेक्स्ट इज द बार काउंसिल ऑफ इंडिया or any of its committee other than discipline committee may of its own motion or otherwise review any order within 60 days of the date of that order was passed by under the Advocate Act। देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये पावर और दी गई है कि डिसिप्लिन कमेटी के अलावा
अदर देन क्या है, और एनी ऑफ इट्स कमिटी अदर देन डिसिप्लिन कमिटी के अलावा अगर और कोई कमेटी है, हमने आप बताया था आपको कि बीसीआई को बहुत सारी कमिटीज़ को गठन करने की शक्ति होती है, स्टैंडिंग कमेटी, डिसिप्लिन कमेटी और लीगल एजुकेशन कमेटी, एडवोकेट वेलफेयर कमेटी, देयर आर सो मैनी कमिटीज़, राइट। सो डिसिप्लिन कमेटी को अगर हम छोड़ दें तो अगर किसी कमेटी ने कोई ऑर्डर दिया है और उसके खिलाफ, है ना, या तो सुओ मोटो अपने खुद के विवेक के आधार पर या फिर किसी की रिक्वेस्ट अगर बीसीआई को मिलती है तो बीसीआई उस ऑर्डर को विदिन 60 डेज जो है वो रिव्यू कर सकती है, ठीक है। और उसमें दोबारा अगर कहीं गलती पाई जाती है तो उस ऑर्डर को रिवाइज भी कर सकती है। तो रिव्यू पावर भी बीसीआई को यहाँ पर एक दी गई है कि किसी के साथ इनजस्टिस ना हो। ओके तो इसके साथ ही जो एक यहाँ पर केस है वो इसी को रेफ़र करते हुए मैं आपको बता रही हूँ। इन डी साई बाबा वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया AIR 2003 सुप्रीम कोर्ट का केस है ये। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि the commencement of the period of limitation for filing the review petition is concerned the expression, the date of that order as occurring in section 48AA has to be construed as meaning the date of communication or knowledge, actual or constructive, of the order to the petitioner। देखिए कई बार जब बात आती है कि रिव्यू जो है वो फाइल करने का टाइम क्या था, कब तक करना चाहिए था, क्या टाइम निकल गया और उसके बाद रिव्यू पिटीशन फाइल की गई है, तो यहाँ पर ये हम आपको बता देना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि पीरियड कब से, लिमिटेशन टाइम कब से स्टार्ट होता है। पहली चीज़ जब कि वो ऑर्डर आपकी जानकारी में आया हो, ठीक है, चाहे वो वास्तविक रूप में आया हो या वो कंस्ट्रक्टिव का मतलब है या तो उसकी कॉपी आपको डायरेक्ट मिली हो या फिर आपको किसी ने बताया कि ये ऑर्डर आपके अगेंस्ट दिया गया, लेकिन वो आपकी नॉलेज में आ जाना चाहिए। तो जिस दिन वो ऑर्डर आपकी नॉलेज में आ जाता है उस टाइम से लेकर के 60 दिन आपको कैलकुलेट करने होते हैं रिव्यू एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, ठीक है। और अगर ये टाइम लैप्स भी हो जाता है तो आप बोनाफाइड इंटेंशन यहाँ पे बताते हुए कि आपका बोनाफाइड इंटेंशन था, आपने जानबूझकर टाइम लिमिट क्रॉस नहीं की है, अगर आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो भी आपकी एप्लीकेशन एडमिट की जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, यदि आपका रीज़न सफिशिएंटली जस्टिफाइड होता है तो, ठीक है। सो इन द कंटिन्यूस ऑफ द नेक्स्ट इज सेक्शन 48B ऑफ द एडवोकेट एक्ट that empowers the Bar Council of India to give direction to a state bar council or any committee thereof the proper and efficient discharge of the functions assigned to it। क्या मतलब, सेक्शन 48B हमें यहाँ बताता है कि ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये पावर देता है कि वो स्टेट बार काउंसिल्स को ये डायरेक्शन दें कि किस प्रकार से वो अपने द्वारा जो निर्मित कमिटीज़ हैं उनके कार्यों का सुचारू रूप से संचालन हो सके। तो मतलब इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं कि बीसीआई को ये पावर दी गई है कि वो स्टेट बार काउंसिल्स को डायरेक्ट करे कि आपको किस तरीके से आपके अंडर में आने वाली जो कमिटीज़ हैं उनकी मॉनिटरिंग करनी है ताकि वो एफिशिएंटली अपने कार्य को पूर्ण कर सके। Okay, again it provides that for the proper and efficient discharge of the functions of a state bar council or any committee thereof, the Bar Council of India may, in the exercise of its powers of general supervision and control, give such direction to the state bar council or any committee, right। तो देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो अपनी जर्नल पावर्स को यहाँ पर इस्तेमाल करता है और स्टेट बार काउंसिल्स को या फिर डायरेक्टली अगर वो किसी कमेटी से डील कर रहे होते हैं तो डायरेक्टली उस कमेटी को भी
जो है वो डायरेक्ट करते हैं कि आपको किस प्रकार से अपने कार्यों को सुचारू रूप से पूर्ण करना है। तो देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो लीगल एजुकेशन के अलावा एडवोकेट्स के बारे में, लीगल एजुकेशन की रिकग्निशन, उसके स्टैंडर्ड के बारे में और भी उससे रिलेटेड जितनी भी कमिटीज़ होती हैं उनकी मॉनिटरिंग के बारे में, फंड्स के बारे में, और इतने सारे बीसीआई के पास काम दे रखे हैं कि उन कामों को करने के लिए उनके पास पावर होना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने जितनी सारी अभी तक पावर्स पढ़ी हैं, तो आप देखिएगा कि बीसीआई के पास कितने फंक्शन से कितने सारे काम बीसीआई को करने होते हैं, तो उसके लिए पावर की भी आवश्यकता होती है। तो इसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए एडवोकेट एक्ट के अंतर्गत बीसीआई को बहुत सारी पावर्स ग्रांट की गई हैं, जिन्हें आज तक हमने डिस्कस किया। तो होप आपको टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम स्टेट बार काउंसिल की पावर्स और फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच for the topic and lecture. Thank you very much.